हाय दोस्तों, मैं दीपक विश्वकर्मा आप सभी का पैसिफिक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नमस्कार दोस्तों, पैसिफिक एकेडमी आप सभी के लिए लाया है नए सत्र 2023-24 का मॉडल पेपर। हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के मॉडल पेपर की यहाँ चर्चा करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम सॉल्व करके आप सभी को दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसमें जो आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहते हैं वो ये है कि आप सभी कक्षा 10 की पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यह आपके जीवन का पहला सर्टिफिकेट होगा। यह आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं विषय की। तो हिंदी विषय है और हिंदी विषय के साथ साथ मैं अन्य सभी सब्जेक्ट जैसे कि सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, कला, अंग्रेजी, इन सभी विषयों का मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा आप सभी को। और अब बात करते हैं इस विषय पर हिंदी के। ठीक, तो यह प्रश्न पत्र जो आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। कुल पूर्णांक आपको 70 अंक का कुल प्रश्न दिया जाएगा और इसमें प्रश्नों को 2 भागों में बांटा गया, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको इसके साथ एक OMR शीट दी जाएगी जिसमें आप काले अथवा नीले पेन से उसमें जो गोले होंगे उनको आप पूरी तरीके से भरेंगे। जो ऑप्शन आपको सही लगे उन ऑप्शन पे आप टिक करके या गोला करके उसे भरेंगे, टिक नहीं करेंगे। ठीक, और अगर गलती से उसमें कुछ गलत भरा गया, गलत का मतलब है जैसे किसी प्रश्न का ऑप्शन ए सही है और आपने गलती से बी भर दिया, तो फिर उसे खुरचना नहीं है, ना ही उसे काटना है, ना ही उस पर व्हाइटनर लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। वो जैसे था वैसे ही रहने दो, क्योंकि इसमें OMR में गलती अगर हो गई तो हो गई, फिर उसे सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि यह कॉपी कंप्यूटर चेक करता है। अगर मानव चेक करे तो अलग बात होती है, लेकिन कंप्यूटर चेक करता है। मशीन है, मशीन को क्या पता, तो मशीन जैसा कमांड पाती है उस हिसाब से चेक करती है। तो हम बात करते हैं अब आपके मेन पॉइंट पर। हम आपको इस खंड में बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। उसके बाद फिर आपको हम ले चलेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव, जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न आप में दिया हुआ है, हम उसको सॉल्व कराएंगे। तो आइए सर्वप्रथम पहला प्रश्न आप देखें। आपके लिए पहला प्रश्न दिया है बाबू गुलाब राय। आप लोग इन लेखक का नाम सुने ही होंगे, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे कि युग कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में युगों को बांटा गया है। ठीक, तो प्रारंभिक युग क्या, समय काल क्या था, ये सब आपके पेपर में हो सकता है प्रश्न में आए। तो हम बात करते हैं बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे। तो बाबू गुलाब राय शुक्ल युग, कब के लेखक थे, किस काल के? शुक्ल युग। कौन सा काल था? शुक्ल युग के लेखक थे। ठीक, इस युग को आप शायद जानते हो या ना जानते हो, हम बता दे रहे हैं। इस युग को छायावादी का नाम आप सुने होंगे, छायावादी युग। ठीक, तो शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहते हैं। इसका जो कार्यकाल था, यानी इसका जो समय था, 1919 से लेके 1938 के बीच में इसका समय काल माना जाता है। और यह रामचंद्र शुक्ल के आधार पे इसका नाम दिया गया शुक्ल युग का। ठीक, अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो दिया गया है, चिंतामणि। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो विधा आप पढ़े होंगे, जैसे उपन्यास हो गया, कविता हो गया, कहानी हो गई, नाटक हो गया, निबंध हो गया, रिपोर्टाज हो गया, ऐसे बहुत सारे विधा होते हैं। तो आपको इसमें से पूछा गया चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो आप बताएंगे चिंतामणि जो है वो किसकी रचना है, किस विधा की है? तो निबंध की। किस विधा की रचना है? निबंध की। और इसको लिखा किसने था? तो अभी हमने आपको बताया शुक्ल युग जिनके नाम पे रखा गया शुक्ल युग, कौन थे वो? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को रचना किया था और ये एक निबंध है। ठीक, अगली जो रचना है या अगला जो प्रश्न है वो है गबन। गबन किसकी रचना है?
तो आप लोग मुंशी प्रेमचंद का नाम तो सुने ही होंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। इनमें से जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी रचना एक विशिष्ट रचना है कामायनी, और मुंशी प्रेमचंद, तो इसका आंसर क्या आप लगाएंगे? मुंशी प्रेमचंद गबन की जो रचना किए थे वो कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। ठीक। और इसके आगे जो प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 4, अभी अभी हमने इसको बताया भी था कि शुक्ल युग की समयावधि यानी शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, या फिर 1900 से लेके 1918 तक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 से लेके 1938 तक के समय को शुक्ल युग कहा जाता है। हम फिर से आपको याद करा दें, शुक्ल युग किसके नाम पे रखा गया, किस लेखक के नाम पे? तो उनका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पे ये रखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी थी? निबंध। निबंध कौन सी थी? अभी अभी आपने टिक लगाया ना, निबंध कौन सा निबंध था? चिंतामणि। हाँ, कौन सा था? चिंतामणि। और शुक्ल युग को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे बताया ना, छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग। ये सब जो लेखक है ना, ये सब इसी टाइम के लेखक हैं। और गबन, गबन क्या है? उपन्यास है। किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक। अगली जो रचना आती है, अगली जो रचना आती है वो ये है, कौन सी है? नीड़ का निर्माण फिर करके एक रचना है, नीड़ का निर्माण फिर। इस रचना को किसने लिखा था? तो आपको हम बता दें, इस रचना के जो लेखक थे या उनका नाम था हरिवंश राय बच्चन। क्या नाम था? हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर। ठीक। तो इसमें जो नीड़ का निर्माण फिर है, इस रचना को किसने लिखा था? हरिवंश राय बच्चन जी ने। और यह क्या है? मतलब जीवनी है कि आत्मकथा है, या साक्षात्कार, भेंटवार्ता, या फिर रेखा चित्र है? तो ये क्या है? हम आपको बता दें, ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आत्मकथा है। ठीक। प्रश्न नंबर अगला अगला प्रश्न क्या था कि प्रिय प्रवास, प्रश्न नंबर 6 है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? आपसे युग पूछा है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? कौन सी? प्रिय प्रवास। तो अभी हमने आपको बताया ना कि कई युगों में बांटा गया था हिंदी साहित्य काल को, तो उसी के आधार पे एक युग आया था। कौन सा युग है? द्विवेदी युग। कौन सा? द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग की रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास। ठीक। और द्विवेदी युग का टाइमिंग क्या था? सन 1900 से लेके कितना? सन 1900 से लेके 1922 तक। कब तक? सन 1900 से लेके 1922 तक की जो रचना थी वो क्या है? द्विवेदी युग कहा गया। ठीक। मधुशाला, बहुत ही बेहतरीन रचना। मधुशाला किसने लिखा है? तो लिखा है, प्रश्न है मधुशाला किसकी रचना है? तो आप इसका आंसर लगाएंगे, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक। हरिवंश राय बच्चन को अगर आप ना जानते हो तो बता दें कि ये हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महान कवि हैं। इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, और एक ये आप जो पढ़ रहे हैं मधुशाला। और ये एक महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। कौन है ये? हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक। फिर अगला प्रश्न दिया है, भारत भारती। क्या दिया है? भारत भारती किसकी रचना है? तो आप बताएंगे भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल कब से कब तक है? कौन सा? आधुनिक काल कब से कब तक है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आधुनिक काल जो है वो होता है शुरू सन 1843 से अब तक, यानी जो वर्तमान युग चल रहा है ये सब किस में आ रहे हैं?
आधुनिक काल में गिनती की जाती है। ठीक, आधुनिक काल को ही बाद में बांटा गया था अलग अलग भागों में, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। ठीक, छायावादी युग की कुछ महान लेखक हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। ये 4 राइटर जो हैं, 4 लेखक या कवि जो कह सकते हैं, ये किस युग के हैं? छायावादी युग के हैं। ठीक, तो आधुनिक काल कब से कब तक था? 1843 से लेके अब तक। ठीक है, और जो अगला दिया हुआ है मतीराम। मतीराम एक कवि का नाम है। किस युग के कवि थे? कवि की बात की जाए किस युग के कवि थे, तो मतीराम जो थे ये रीतिकाल, कौन सा काल बताएं हम? रीतिकाल। ठीक, रीतिकाल का टाइमिंग कब से कब तक है? तो रीतिकाल का टाइम 1643 से 1843 तक। कितना? 1643 से 1843 तक। ठीक, 1643 से लेके 1843 तक रीतिकाल का समय माना जाता है। और इस टाइम के जो लेखक थे वो कौन थे? कवि कौन थे? मतीराम। कौन? मतीराम। तो आप लोग याद रखेंगे, पेपर में आपके ये प्रश्न आ सकता है, इस वजह से बेहतरीन तरीके से आप पढ़ें और समझें। अगला प्रश्न जो आ रहा है 11वां प्रश्न, क्या है? लिखा है इसमें, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास्य रस का अस्थाई भाव। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य मतलब हंसना। तो हंसोगी कब? जब उसमें हंसने लायक कोई चीज़ रहेगी। तो हास्य, शोक, रति, निर्वेद, ये तीनों इसके ऑप्शन नहीं है, हास्य इसका सही आंसर है। ठीक, प्रश्न नंबर अगला दिया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परिय प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपको हम बता दें कि कुछ शब्द याद रखिएगा, जैसे जनहु मनहु, जनहु मनहु। अगर ऐसे शब्दों की तुलना हो रही है, जैसे मानो लिखा है ना, मनो नीलमणि, मानो नीलमणि शैल पर, तो ये जो मनहु शब्द आ रहा है, मानो शब्द आ रहा है, इसका अर्थ है कि कौन सा अलंकार कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, हम आपको अलंकार से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे, तब तक अभी आप इसको ऐसे ही पढ़िए। ठीक, अगला प्रश्न जो दिया है रोला, कौन सा प्रश्न दिया है? 13वां है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद, देखो छंद कोई भी हो, कोई भी छंद हो, सभी में 4-4 चरण होते हैं। छप्पय, एक छंद होता है छप्पय, इसमें 6 चरण होते हैं। तो छप्पय को छोड़ के बाकी सभी छंद में कितने चरण होते हैं? 4-4। तो रोला में भी कितने चरण होंगे? 4। आपके सिलेबस में 4 चरणों वाला रोला दिया गया है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि उपसर्ग होते क्या हैं। तो शब्दों के पहले, किसी भी शब्द के पहले अगर कोई भी अक्षर या वाक्य अक्षर अगर हम जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? उससे एक नया शब्द बनता है, तो क्या हो जाता है? उसे उपसर्ग बोलते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है आकर्षण। तो आकर्षण में जो शब्द था पहले कर्षण, कौन सा शब्द था? कर्षण। ठीक, तो कर्षण शब्द में अ जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अ। तो जब अ जोड़ दिए तो क्या बन गया? आकर्षण। इसलिए इसमें कौन सा सही माना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आप आंसर लगाएंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद? 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? आप पढ़े होंगे, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। ठीक, तो इसी तरीके से इसमें रचना के आधार पे 3 होते हैं। अगला दिया है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो समास से आप अच्छे तरीके से परिचित होंगे, इसके लिए भी हम आपको रस, छंद, अलंकार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उस पर हम एक छोटा वीडियो आपके लिए लाएंगे परीक्षा से पहले, ताकि आप लोग उसे देख के जो भी कन्फ्यूजन आप सबके अंदर हो वो दूर हो जाए
और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाके अपने माता पिता का और अपना समाज में सम्मान बढ़ाएं। तो हम यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मॉडल पेपर है तो इसे केवल सॉल्व करा रहे हैं, ठीक। तो इस आधार पे पीताम्बर में अगर पूछा जाए कौन सा समास है, तो आपका आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या लिखा है? आंसू का तत्सम रूप है। आंसू, तो आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? अश्रु। क्या होता है? अश्रु। अगला प्रश्न दिया है, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? 18वां प्रश्न है, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो आपको पता है कर्तृ, कर्तृ माने कर्ता, जो काम को करे, तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी? कर्ता की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला दिया है ताभ्यः, प्रश्न नंबर 19, ताभ्यः शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो ताभ्यः शब्द में जो वचन और विभक्ति है वो कौन सा वचन है? ये तो ये है बहुवचन। कौन सी विभक्ति? तो चतुर्थी विभक्ति, ठीक। और अगला प्रश्न दिया है, अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? सर्वनाम कौन सा इसमें सर्वनाम है? मनुष्य है, बचपन है, वह, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के स्थान में प्रयोग किया जाता है या संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम इसमें कौन सा होगा? वह, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो आंसर और हल था हमने आपको बताया। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे वर्णात्मक प्रश्न यानी खंड ब को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए हमारा आप अगला वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, अच्छे से अच्छे अंकों से आप लोग पास हों, हमारी यही कामना है। धन्यवाद।